नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल में हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है उनकी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आप घर बैठे इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप ये हूँ मैं, मेरे बारे में, अबाउट मी। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारियों पे मदद करेंगे हर कदम पे। अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी के दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का। यहाँ पे क्या है कि आपको जीएस का प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सी सेट और ऐसे वगैरह कंप्लीट में मिलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा। और इसका जो 12 महीने का फीस है, यानी 1 ईयर का जो चार्ज है वो है 49,500 रुपये। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी 1 साल की 44,550। 2 साल की अगर आप लेते हैं 2 ईयर का प्लान, 72,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800। वही जो दूसरा आइकॉनिक प्लान है, आइकॉनिक में तो ये प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है प्लस में। उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच दिए जाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 69,500, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 62,550। वहीं अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300 रुपये आइकॉनिक का। अब आप ऑप्शनल का भी यहाँ पे अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें जो आपका 12 महीने का है वो है 27,500 रुपये, वो 1 ईयर के लिए ऑप्शनल का। और 10% डिस्काउंट कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750 1 ईयर का रहेगा ऑप्शनल का। 2 ईयर के लिए ऑप्शनल ले लेते हैं तो 40,000 रुपये है। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 36,000 रुपये 2 साल ऑप्शनल का। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है कि आपका ये ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है। 2021 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए ये फ्री है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना। करना क्या है, अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे जाके जो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन यहाँ जाएंगे, यहीं पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट और यहीं पे आपको इनरोल करना है। आप इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो कोड आप डाल देंगे, जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP। तो ये कोड डालने से फ्री में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आराम से दीजिए। प्री एग्जाम के पहले बहुत सारा इसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। इसकी रैंकिंग भी आपकी ऑल ओवर इंडिया निकाली जाएगी, जितने लोग देंगे, जैसे यूपीएससी में निकाली जाती है। तो प्री के पहले वैसा अनुभव आपको यहाँ सब में मिलेगा। टोटल टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी 45 मिनट्स, 60 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे इसमें। ठीक है, अल्टरनेटिव संडे को होगा, हर 14 दिन पे होगा, यानी अल्टरनेटिव संडे। अब जो ये टेस्ट होगा ये होगा 3 जनवरी को सुबह 11 बजे। 6 महीने बचे हैं। आप लोगों को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में, तो इसके लिए अनअकैडमी एक बैच शुरू कर रहा है प्रीलिम्स के लिए। 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये कवर कराया जाएगा। ये है वो बैच, आप लोग ज्वाइन करें। फिर जीएस 1 साल का भी फाउंडेशन है 2022 में, जिनको एग्जाम देना है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का भी फाउंडेशन है, जिनको 2023 में एग्जाम देना है वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का फाउंडेशन शुरू हो रहा है। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों में आपको मिलेंगे। इसमें आप सभी लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना हो ले लें और लेते समय इस कोड का जरूर ध्यान में रखेंगे। कोड है स्वदीप, इस कोड को डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आइकॉनिक का प्राइस भी हाइक होने वाला है आने वाले समय में, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। आने वाले समय में इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द आप लोग अपग्रेड कर लें जिनको लेना हो। ये सारे इसमें फीचर्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब क्या है ना कि एक ऑफर है अभी दिसंबर का, दिसंबर 2020 का ऑफर है।
लास्ट दिसंबर तक आप चाहें तो जीएस और ऑप्शनल इन दोनों का साथ में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक्चुअल जो प्राइस है इसका 77,000 है। कॉम्बो प्राइस आप लोगों को 70,153 में मिलेगा। अनअकैडमी की तरफ से वो 1 ईयर वाले में 9% डिस्काउंट, 2 ईयर वाले में अनअकैडमी की तरफ से 11% डिस्काउंट और 3 ईयर वाले में 14% डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी जो 2 साल का फीस 1,12,000, अनअकैडमी डिस्काउंट कर रही है 99,680, 1,40,000 3 ईयर का, इसको 1,21,200 में। इसके अलावा भी आप जो मेरा कोड है स्वदीप, आप इस कोड को डालेंगे, इस डिस्काउंट के अलावा भी आपको फीस में, यानी ये जो फीस है कॉम्बो वाली, डिस्काउंट के बाद, अनअकैडमी के डिस्काउंट के बाद ये जो फीस है इसमें भी 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। यानी आपको 77,000 में टोटल 10 प्लस 9% है, 19% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करिए जल्द से जल्द, और ज्वाइन करते समय कोड जरूर डाल दीजिएगा स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे वही है बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर 2020 का कॉम्बो ऑफर। आप यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस कोर्स और ऑप्शनल लेते हैं तो 77,000 की जगह अनअकैडमी की तरफ से छूट है 70,153 रुपये लगेगा। अगर आइकॉनिक और ऑप्शनल ले लेते हैं आप एक साल के लिए तो ये 97,000 की जगह 88,705 ही लगेगा। इसके अलावा भी अगर आप इस कोड का अप्लाई करते हैं, कोड है स्वदीप, तो आपको इसमें 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें भी और इसमें भी मिलेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये है, यहाँ पे हम लोग रोजाना 1 बजे से पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस, आपके मेंस और प्री दोनों के लिए फायदेमंद। इसमें हमने मूल अधिकार पढ़ लिया। अब हम लोग उसके आगे आज देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के लिए जो प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं क्या हैं, ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी 2 क्लास इसकी भी लगेंगी। आज पहली क्लास होगी, फिर कल इसके आगे का पार्ट हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा क्या क्या अच्छी चीजें हैं, किसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आप लोगों के लिए कह रहा है। तो क्या है नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का एक तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझिए कि क्या है उद्देश्य, क्या है डीपीएसपी की नीतियां, और ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी का क्या है ये देखिए, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है कि लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं राजनीतिक न्याय। लोगों का यानी जो लोग राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, इसीलिए इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये है, तो क्या उद्देश्य है कि राज्य में रह रहे लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी की नीतियां क्या है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, मद्यपान निषेध, घरेलू पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायत, ये सारी नीतियां हैं डीपीएसपी के। भी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में, पहले ये मेन कुछ पॉइंट है, इनको समझ लीजिए। और ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, डीपीएसपी के ऐसे अधिकार क्या, ये पर्याप्त जीवन यापन के अधिकार पे, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की ये नहीं हुआ, समान काम की समान मजदूरी देना, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। और ये क्या है कि ये यहाँ पे मेरा इमेज आने की वजह से आपको शो नहीं कर रहा होगा, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मेरा टाइपिस्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया इस मैटर को, मैं उसको बोलूंगा थोड़ा शॉर्ट करे आगे से। तो जो ये छुप गया है यहाँ पे, मैं आप पीडीएफ में देख लेंगे। आगे क्या कह रहा है ये देखिए, और इसी के तहत जो हमारे संपत्ति की वर्तमान स्थिति है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो हमारे मूल अधिकार में था, उसको फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, विधि कानून का अधिकार कर दिया गया। तो ये आप एक बार देख ले लीजिए इसमें क्या कह रहा है। नोट, एक सेकंड, ठीक, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, ये मैं अपने टाइपिस्ट को बोलता हूँ, एडिट करते समय ध्यान नहीं दे दिया है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, ये बाय मिस्टेक आया है।
हाँ, तो उसके अलावा क्या है, डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये समझिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा कौन कौन से डीपीएसपी या कौन कौन से निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, ये देखिए। पहला, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अनुच्छेद 39 च के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये सब हमारे डीपीएसपी में है, ध्यान में रखिएगा। कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और समाज विशिष्टता, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे, अनुच्छेद 39 का। अभी आगे और भी डिटेल्स आएंगे इन सबके, पहले कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या क्या चीजें डीपीएसपी में जोड़ी गई हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, अनुच्छेद 43 का। पर्यावरण का संरक्षण हो, उसमें सुधार लाया जाए और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए, अनुच्छेद 48 का। ये सब जोड़े गए हैं इसलिए ये सब राज्य के दायित्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसलिए। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये तो 76 था 42वां, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978, उसके द्वारा क्या क्या चीजें यहाँ पे जोड़ी गई। 1978 के द्वारा डीपीएसपी में क्या क्या चीजें जोड़ी गई, ये देखिए कि राज्य विशिष्ट यानी विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने और समूहों के बीच तथा विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले और विभिन्न समुदायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38 ए के तहत। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तृत है और इससे हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के किस भाग में है, तो ये है भाग 4 में, भाग 4 में। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये सब डीपीएसपी के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और डीपीएसपी कहां से लिया गया हमारे भारतीय संविधान में, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा और क्या क्या इसमें जोड़ा गया है, ये भी देखिए। और क्या क्या है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का दर्शन है, जो डीपीएसपी है वो हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है तथा संजीवनी की तरह सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें जन कल्याण का वास्तविक सार दिया गया है डीपीएसपी में। और नीति निर्देशक तत्व हमारी सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक तथा प्रकाश पुंज का कार्य करता है, जिसकी रोशनी में सरकार जनता के बीच अपनी लोकप्रियता तथा स्वीकार्यता को बढ़ाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसको पढ़ते जाए, चलिए क्लियर करते चलिए क्या क्या चीजें हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जहां इसे जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाला करार दिया है, वही डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। किसको, डीपीएसपी को। ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट, कौन क्या कहा। भारतीय संविधान के भाग 4 में संविधान की आत्मा निवास करती है, यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से यहाँ पे होगा 36 से 51, वो हट गया है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। और हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी है और इनमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। ध्यान में रखेंगे, आयरलैंड से लिया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल है। और क्या कह रहा है, इनका उद्देश्य उस सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करना है जो स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।
डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता कहा है और उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि संविधान के भाग 4 को अधिनियमित करते हुए संविधान सभा भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका को यह निर्देश देती है कि उन्हें क्या करना है और वे किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और यहाँ पे क्या है, वस्तुतः राज्य की नीति, ये सब डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। वस्तुतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए निर्देश हैं। ठीक है, राज्य के लिए, व्यक्तियों के लिए नहीं, राज्य के लिए, कि राज्य किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का संचालन करेगा। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिन्हें एक समाज को स्वीकार करना चाहिए तथा ये वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा में मिलने चाहिए, तो वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार के अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं जो नागरिकों को भी मिलने चाहिए, तो इस सब का संचालन राज्य करेगा डीपीएसपी के तहत। अतः हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए, नागरिकों के लिए वे लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने हमें सफल देश व समाज हेतु एक दिग्दर्शिका संविधान में दी है। ठीक है, और संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकारी नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले, कि सरकार जो है डीपीएसपी को गंभीरता से ले। अब इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, ये देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य डीपीएसपी का यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना ताकि सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और साथ ही संसाधनों का समान वितरण भी हो सके। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं संबंधों को बढ़ावा मिल सके तथा पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन हो। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना है। ये सब उद्देश्य हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धांतों को अनोखी विशेषता वाला बताया है और मौलिक अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि एफआर के साथ साथ डीपीएसपी भी हमारे संविधान की आत्मा और दर्शन है। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक यानी डीपीएसपी और एफआर को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि जो हमारे निर्देशक तत्व है, इनके अधिकांश बंदों के पीछे दर्शन को सर आइवर जेनिंग्स ने फेबियन समाजवाद कहा है, जिसमें से समाजवाद ने निकाल दिया गया है क्योंकि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों में राष्ट्रीयकरण का अभाव है, या अलग अलग लोगों का अलग अलग। अब डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, ये देखिए कैसी है इसकी प्रकृति। डीपीएसपी की प्रकृति, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इन निर्दोषों को नहीं माने जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, अतः राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक सिद्धांत या तत्वों के संबंध में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने के क्रम में इनका ध्यान रखे और इनकी प्रकृति भले ही गैर न्यायोचित हो, लेकिन इसका संबंध अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध के संदर्भ में जांचा जाएगा कि इसका कानून बनाने में ऐसा ना हो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो। इसकी नीतियां क्या क्या है डीपीएसपी की? डीपीएसपी की नीतियां देखिए क्या क्या है। समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन करना, ये डीपीएसपी की नीतियां हैं। अब निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। ये देखिए क्या क्या कि यद्यपि कि संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है डीपीएसपी का, लेकिन इन्हें दशा एवं दिशा के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, समाजवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य को स्थापित करते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है
ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो। और पंडित नेहरू ने कहा कि मेरी समाजवाद की कल्पना यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो। और श्रीमती गांधी ने भी कहा था कि समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि उसका कार्य है सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। और इस सिद्धांत को निम्न निर्देशक तत्वों के तहत देखा जा सकता है। कौन कौन से, ये देखिए कि लोगों के कल्याण को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना और समान अवसर उपलब्ध कराना अनुच्छेद 38 के तहत। कि लोगों को, जो भारत के लोग हैं यानी जो राज्य के लोग हैं, उनके कल्याण, उनका सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ उनकी असमानता को कम करना यानी समानता को बढ़ावा देना है और समान अवसर उपलब्ध कराना अनुच्छेद 38 के तहत। क्योंकि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं, तो अनुच्छेद 38 ये कह रहा है। आगे देखिए और भी चीजें अभी आएंगी, अभी एक एक करके आर्टिकल भी देखेंगे क्या है। ये देखिए पहले अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है डीपीएसपी में। अनुच्छेद 39 कि सभी नागरिकों को जीवन यापन का अधिकार है। हमारे डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 39 है उसके अनुसार कि सभी नागरिकों को जीवन यापन का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर सामूहिक हितों की सुरक्षा, धन एवं उत्पादन के साधनों में एकरूपता, समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन, कामगारों के स्वास्थ्य, जो मजदूर हैं, जो कामगार लोग हैं जो उद्योगों में करते हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण के, उनमें बालकों का उपयोग न किया जा सके कामगारों में, और बच्चों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये सब हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत किए गए हैं और ये सब हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। आगे और देखिए और क्या कह रहा है यहाँ पे। अनुच्छेद 39A के तहत क्या चीजें हैं कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। किसको? लोगों को, जो राज्य की जनता है उसको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब बिना पैसे के कानूनी सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 41 के तहत क्या है कि बेरोजगारों, वृद्धों, विकलांगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार देना, मानवीय आधार पर काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध अनुच्छेद 42। ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखिए। आगे क्या कह रहा है अनुच्छेद 43 के तहत कि सभी कामगारों को काम मतलब जितने भी कामगार हैं, मजदूर, उनको काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन जीने के स्तर के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी उपलब्ध कराना अनुच्छेद 43। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता एवं सुरक्षा के कदम उठाना अनुच्छेद 43A। ठीक है। और अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को उन्नत करना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। तीसरा है उदार और भौतिक सिद्धांत, जो हमारे डीपीएसपी के कार्यों का वो वर्गीकरण किया है। उदार और भौतिक सिद्धांत क्या कह रहा है इसमें? उदार भौतिक सिद्धांत में इसमें ऐसे सिद्धांत की स्वतंत्रता की उदारवादी विचारधारा से संबंधित है जो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत, पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप से संगठन अनुच्छेद 48 के तहत, यानी जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनके चिकित्सा के लिए, खेती के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से चीजों को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय महत्व के घोषित धरोहरों और ऐतिहासिक महत्व की कलात्मक स्थानों की सुरक्षा करना अनुच्छेद 49 के तहत, जो हमारे धरोहर है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना अनुच्छेद 50 के तहत। ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव अनुच्छेद 50, ध्यान में रखेंगे। चौथा क्या कह रहा है इसमें? अंतरराष्ट्रीय महत्व के उपबंध। ये सब डीपीएसपी का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं देखिए। अंतरराष्ट्रीय महत्व के बारे में इसमें क्या कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 क, और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 51। ये सब ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कि डीपीएसपी जो है हमारा, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय क्यों नहीं है।
क्यों नहीं है प्रवर्तनीय ये न्यायालय में कि निदेशक तत्व भले ही न्याय योग्य नहीं हो, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक सरकार जो लोगों के समर्थन से बने वह मुश्किल से ही नीति बनाने में निदेशक सिद्धांतों को नकारेगी। यदि कोई सरकार उसे नकारती है तो उसे निर्वाचन के अवसर का स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, और राज्य के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य जो है डीपीएसपी को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की भी कमी है। और क्या कह रहा है इसमें कि गरीबी, विषमताएं, पिछड़ापन, क्षेत्रीय असमानताओं आदि के कारण बाध्यकारी ढंग से लागू करने में काफी समस्याएं आएंगी और स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा ताकि उसे इन बातों के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में भाग 3 तथा भाग 4 के बीच होने वाले टकराव से उनकी पूर्णता में विलंब होना इत्यादि, ये सारी चीजें हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, तो क्या आलोचना की है लोगों ने, ये देखिए कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। पहली आलोचना तो है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, क्या कि नीति निर्देशक तत्वों के विधिक महत्ता कम होने के कारण इस पर कई कड़े आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये तो पुण्य आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। ठीक है, क्या? डीपीएसपी के बारे में उनके अनुसार निदेशक तत्वों का उद्देश्य यद्यपि कि फेबियन समाजवाद की स्थापना करना है, लेकिन उसमें से समाजवाद को निकाल दिया गया है। प्रोफेसर वेयर ने कहा डीपीएसपी के बारे में कि यदि इन घोषणाओं को केवल शब्द ही मानना है तो इससे संविधान की विश्वसनीयता कम होगी और इन्होंने इसे नैतिक उपदेश मात्र कहा है। केसी वेयर ने कहा डीपीएसपी के बारे में कि इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है डीपीएसपी को। आगे क्या क्या कह रहा आलोचना में कि तर्क संगत रूप से व्यवस्थित नहीं है डीपीएसपी। कैसे? कि दूसरा आक्षेप निर्देशों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है, जैसे इनकी घोषणा कम महत्व के विषयों और अति जरूरी आर्थिक और सामाजिक विषयों को मिला देती है। रूढ़िवादी स्वरूप के बारे में कि तीसरा आक्षेप इनके रूढ़िवादी स्वरूप पर लगाया जाता है और सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये सिद्धांत 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है और इनमें प्रावधान के पीछे के दर्शन तो विस्तृत समाजवाद की अवधारणा पर दिखाता है, लेकिन उससे समाजवादी तो नदारद है। तो आलोचना को अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन से जो विचारक थे उन्होंने क्या कहा है। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या 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 कहा है, ये पूछता भी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को डिटेल जानना जरूरी है, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला है संवैधानिक टकराव के कारण अस्थायित्व का अभाव है। चौथा आक्षेप डीपीएसपी पे यह लगा है कि इससे संबंधित संवैधानिक टकराव को लेकर कि के संथानम के अनुसार इन सिद्धांतों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और संघ राज्यों को दिए निर्देश नहीं माने जाने पर राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति का होना, कुछ आलोचकों ने इसके विषय को अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति का कहा है, जैसे समाजवादी सिद्धांतों में मजदूरों एवं मालिकों के आपसी संबंधों के बारे में कोई निश्चित स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, साथ ही इससे संबंधित स्पष्ट नीति का भी यहाँ पर अभाव है। नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है उपयोगिता, ये देखिए कि संविधान ने खुद भी घोषणा किया है कि वे देश संचालन की बुनियाद है और संविधान विशेषज्ञ एल.एम. सिंघवी के अनुसार निदेशक सिद्धांत संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं संविधान को, और संविधान के आवरण एक सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। और पर्रिकर के अनुसार इनका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है डीपीएसपी का, और डॉक्टर अंबेडकर ने इनके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। और संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने निदेशक सिद्धांतों को राज्य के लिए नैतिक जरूरत एवं शैक्षिक मूल्य वाला भी बताया है।
और क्या क्या उपयोगिता है इसकी? ये सभी तत्व देश के शासन में आधारभूत हैं, जो सरकार जनता की इच्छा से टिकी हुई है और शासन संचालन एवं राज्य व्यवस्था को आकार देने में इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। ये न्यायालयों को न्यायिक निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें न्यायिक समीक्षा की शक्ति के इस्तेमाल में मदद करते हैं, जो कि कानून की संवैधानिक वैधता की व्यवस्था वाली शक्ति होती है। और ये प्रस्तावना को विस्तार देते हुए पूरकता की भूमिका निभाते हैं। इससे भारत के नागरिकों को भारतीय न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को मजबूती मिलती है। अनुच्छेद 39 बी तथा सी में दिए गए प्रावधानों को लागू करने के क्रम में अनुच्छेद 14 तथा 19 के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा उपयोगिता में कि संविधान में निरंतर संशोधन करते हुए, जैसे कि पहला, चौथा, 17वां, 42वां तथा 44वां, यह प्रावधान सुस्थापित कर दिया गया है, जिससे राज्य को कृषि, आर्थिक या सामाजिक सुधार करने में कठिनाई उत्पन्न होगी और ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। और यह भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं और ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं और विपक्ष दल सत्ता पक्ष के दलों पर निदेशक तत्वों में वर्णित प्रावधानों को लागू करवाने हेतु दबाव तथा न लागू करने की स्थिति में आलोचना कर सकते हैं। और क्या कह रहा है उपयोगिता में कि आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह सहायक होते हैं और एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद इसे विधानमंडलीय क्रियान्वयन में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये सिद्धांत इसके प्रदर्शक दार्शनिक एवं भिन्न है। इनकी उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि निर्देशांक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है और इस क्रांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति को आगे बढ़ाना है। तो आज ये डीपीएसपी का हमने कुछ भाग पढ़ा, कुछ भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का ये वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, आप लोग इस दोनों को जरूर फॉलो कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रोजाना 1 बजे ये क्लास होती है 1 PM पे इंडियन पॉलिटी की, आप लोग इसको ज्वाइन करिए। फिर कल जो डीपीएसपी का बचा हुआ पार्ट है हम लोग कल कवर करेंगे और कल हमारा डीपीएसपी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।